व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5 दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज पीवाईक्यूज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, काफ़ी सारा काम आप लोगों ने कवर करा होगा और अगर आप शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हो तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ बीएसटी तैयार हो रहा है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कवर करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या लिखा है? इन 2015 पहला ही केस स्टडी सर, पहला ही केस स्टडी आ जाओ। इन 2015, उससे पहले क्वेश्चन क्या है? द अबव केस हाइलाइट्स द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स हाईलाइट करता है अबव केस, उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और लाइन भी कोट करनी है। ठीक है, देखो क्या है। इन 2015 नवीन लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन मुंबई वेयर he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. For this, he set out specific goals. लो जी, इसने शिफ्ट करा बेगमपुर में ताकि वो अपनी ग्रैंड मदर का ड्रीम फॉलो कर पाए, फुलफिल कर पाए, जिसमें वो अपनी फर्टाइल लैंड जो उनका फार्म है उसको कन्वर्ट करना चाहती हैं एक बहुत अच्छी फर्टाइल फार्म में। इस वजह से उसने सेट आउट करे स्पेसिफिक गोल्स, कुछ गोल सेट करे। गोल सेट करने का मतलब है कि वो प्लानिंग कर रहा है ना। प्लानिंग में ही गोल सेट करना होता है। अलॉन्ग विद एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, एवरी एक्टिविटी वॉज अ चैलेंज सिंस ही वॉज क्लूलेस अबाउट द फार्मिंग। उसको कुछ पता ही नहीं था तो चैलेंज थी। ही लर्नड एवरी एक्टिविटी फ्रॉम फिलिंग द लैंड टू सोइंग द सीड्स। सब कुछ उसने सीखा, फिलिंग द लैंड से लेके बीज बोने तक। टू एड फार्मर्स ही लॉन्च्ड हिज ओन कंपनी इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस। कंपनी लॉन्च करी। It was difficult initially as no one trusted an urban youth telling farmers about farming. Obviously, जब एक बाहर से youth आएगा तो उसको कौन भरोसा करेगा? But when everything was discussed in detail, the farmers started taking interest. He wanted to ensure that future events meet effectively best interest of the companies. Through sales forecasting भी कर रहा है. He prepared an annual plan. अच्छा, वो future की बात भी कर रहा है. उसने make sure करा. He wanted to ensure that The future events meet effectively best interest of the company. Future events का मतलब प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो होती है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड भी होती है, यानी फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आगे क्या लिखा हुआ है? थ्रू सेल्स फॉरकास्ट ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंड दैट द फार्मर्स ग्रू ओनली पैडी which was an activity of 3 to 4 months and the land remained idle for rest months. यानी वो सिर्फ पैडी ग्रो करते हैं जो कि 3 से 4 महीने का काम है, बाकी आइडल रहती है लैंड। He not only identified but evaluate various alternative options. लो जी, आइडेंटिफाई भी करा और इवेल्युएट भी करे अलग अलग ऑप्शंस। ये प्लानिंग प्रोसेस के ही पॉइंट्स हैं। थ्रू विच द फार्म्स कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर रिमेनिंग मंथ्स। थ्रू करेक्टिव फोरसाइट एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग का मतलब है मेंटल एक्सरसाइज, राइट। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन एनालिसिस all alternatives were examined and evaluated. He presented a plan to the farmers where after harvesting paddy vegetables could be grown. Okay, काफी सारे पॉइंट्स है। देखो जैसे फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल ओरिएंटेड यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक की बात हो रही है, मेंटल एक्सरसाइज की बात हो रही है। तो काफी सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अबव केस हाइलाइट्स द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली प्लानिंग के ही हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस कितने हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें से एक के फीचर्स। ओके, कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज फीचर्स। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये लाइन मैंने आपको तभी दिखा दी थी। ही सेट आउट स्पेसिफिक गोल्स अलॉन्ग विद एक्टिविटीज। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात हो रही थी। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फोरसाइट, लॉजिकल, सिस्टमैटिक थिंकिंग की बात हुई थी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब देखो यहाँ पे जब उसने इवैल्यूएट करे, ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करा, इवैल्यूएट करा, मैंने मार्क किया था अभी पीछे लाइन, तो वहां पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा ना कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा जिसको वो सेलेक्ट करे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग।
प्लानिंग में सोचना है, सिर्फ करना नहीं है, सोचना है। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड, कौन सा फीचर है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं, मेंटल एक्सरसाइज यस। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इसका आंसर आएगा। Uttam Ayurvedic Limited is an established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं। उन्होंने इंक्रीज करने की सोची है, अपना मार्केट शेयर 30 से 40% करना चाहते हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। विद द एक्सपेंडिंग मार्केट काफी एक्सपैंड हो रहा है ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अदर कंपनीज इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हैव ऑल्सो लॉन्च्ड, क्या लिखा है? हैव ऑल्सो लॉन्च्ड, यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं अदर कंपनीज भी, हैव ऑल्सो लॉन्च्ड these products with organic components. The competition in the market has increased and it was found that sales came down and its market share was reduced. अब देखो, जब इतना कंपटीशन आने लगा, एक टाइम पे करते थे वो बहुत बढ़िया, लेकिन जब इतना कंपटीशन आने लगा, इतने सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई, तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन द अबव केस। कौन सा लिमिटेशन? मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, यस, सर्वाइव नहीं कर पाई भाई ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एनवायरनमेंट में। कंपटीशन आया, नए लोग घुसे मार्केट में और ये बेचारे डूब गए। तो ऐसा ही होता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। टाइम कंज्यूमिंग कहीं नहीं है, ह्यूज कॉस्ट कहीं नहीं है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज कहीं भी नहीं है। चलो सर, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements correctly explains the limitations of planning? Planning does not guarantee success। कुछ स्टेटमेंट लिखी है, आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस को डिफाइन करता है। नंबर 1, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थोरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, ये भी ठीक है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। रिलाइंग ऑन अ प्रीवियसली टेस्टेड एंड ट्राइड सक्सेसफुल प्लान जस्ट बिकॉज इट हैज वर्क बिफोर एंड विल वर्क अगेन, बिल्कुल मिलता जुलता लगता है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील, ये आएगा, इसका सी ही बनता है। सी कैसे बनता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले अगर आपका प्लान आपके लिए काम कर गया था तो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो दोबारा भी आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे साफ साफ लिखा था कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। इसी में तो ये बोला गया था कि पूरी प्लानिंग करने के बाद भी कोई चीज अगर पिछली बार आपके लिए काम करी थी तो इस बार करेगी या नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर द रिमेनिंग स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। आपसे ये बचे हुए स्टेप्स पूछ रहा है कि कौन से स्टेप्स बचे हैं। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन बनाते हैं ये लोग। द कंपनी हैज सेट अप एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेल्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव सेट करा 20% से सेल बढ़ानी है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो, बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं। सिंस द कंपनी हैज ऑलरेडी सेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्ड द प्रीमिसेस। डेवलप्ड द प्रीमिसेस का मतलब कि वो assumption भी ले चुके हैं, सभी assumptions भी उन्होंने ले लिए हैं। It wants your help for the remaining steps to be taken in the process। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस हो गया, उसके बाद के आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो मैंने आपको टेक्निक बताया ना, एस डाइज इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब आगे क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। वो सब आपको यहाँ लिख देने हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रितु कपूर हैज सेट अप अ बेकरी, बेक्स एंड केक्स इन पूना। बेकरी सेटअप करी है रितु कपूर ने। शी रिसीव्स ऑनलाइन ऑर्डर फॉर केक्स फ्रॉम विद इन द सिटी, सिटी से भी उनको ऑर्डर मिल रही है, एंड सप्लाई देम ऑन द सेम डे, सेम डे पे वो सप्लाई करती हैं। शी सेट अ टारगेट दैट शी वुड अर्न अ रेवेन्यू ऑफ ₹5 लाख इन द फर्स्ट ईयर। टारगेट सेटअप करा है कि 5 लाख का रेवेन्यू कमाएगी फर्स्ट ईयर में। शी इन्फॉर्म्ड हर एम्प्लॉइज about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same। उन्होंने टारगेट के लिए अपने एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करा और उनको बोला आप अपने आइडियाज भी दे सकते हो। रितु कपूर हैज परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड इज, तो उन्होंने टारगेट सेट करा है, तो ये तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सीधा दिख रहा है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आता है? आंसर आएगा सीधा सीधा डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग तो नहीं आएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस विल बी द राइट आंसर, सी।
The next step in the process of planning, which is concerned with putting the plan into action. Putting the plan into action क्या होता है? Action में जो आपने प्लान करा उसको एक्शन में डालना, that is implementation. तो implementing the plan यहाँ पे आंसर बनता है सीधा सीधा. Which step in the process of planning function involves weighing pros and cons of each alternative? Pros and cons का मतलब positives और negatives को अच्छे से देखना कौन से स्टेप में आता है? इवैल्यूएशन में. आइडेंटिफाइंग के बाद क्या आता है? इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स. उसी में हम pros and cons चेक करते हैं. All the business firms would like to increase their sales and earn profits to be successful. हर business अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, profit कमाना चाहता है. All managers dream of these. To turn their dreams into reality, managers need to work hard in thinking about the future. Future के बारे में सोचना पड़ता है. In making business predictions, यानी assumptions लेने पड़ते हैं. And achieving targets. The above line describes one of the function of management. Identify और define करो. कौन सा function है? आपको समझ आ गया ना? Future के बारे में सोचना, assumptions लेना, सब planning की बात हो रही है. Planning को define करना है आपको बस यहाँ पे. Planning is done for achieving organizational goals. Do you agree? Definitely yes. इसको explain कर देना, पूरा done कर देना. Yes, planning contributes to the achievement of organizational goals because specific goals are set out in the plans along with the activities to be done. State the main aspects of the concept of planning. Planning के क्या क्या main aspects हैं? तो हम लिखेंगे goal setup करना, अलग अलग courses of action देखना, फिर best alternative select करना उन सभी actions में से, alternatives में से. To see whether the plans are being implemented and activities are being performed according to the schedule. इसको हम क्या बोलते हैं? चेक करना कि जो goals हैं, जो targets हैं वो as per plan हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसको बोलते हैं? Follow up action को बोलते हैं. Why is planning a prerequisite for controlling? इसका मतलब प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिए. इसको आइए ऐसे भी पूछ सकता है, why is planning considered a base for controlling, या why is planning इनसेपरेबल ट्विन ऑफ कंट्रोलिंग, ऐसा भी आ जाता है. तो हम बोलेंगे क्योंकि प्लानिंग ही बेस है कंट्रोलिंग का. फिर हम डिफाइन करेंगे कि कंट्रोलिंग होता क्या है. टू चेक वेदर द प्लान्स आर बीइंग executed properly or not, या whether the work has been done as per the plans or not. तो plans are the basis on the which the things are evaluated. तो that is why हम सीधा सीधा बोलते हैं कि कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग की सबसे पहले जरूरत होती है. ठीक है, ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम्स. टाइम बाउंड है और मेजरेबल आउटकम्स के साथ. आप मेजर करते हो, नंबर्स में लिखते हो उसको. बजट, आंसर आएगा बजट. व्हाट इज मीन बाय रूल? रूल क्या होता है? कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा होगा कि कोई चीज करनी है, कोई चीज नहीं करनी, और जो चीज नहीं करनी वो करोगे तो पनिशमेंट पेनल्टी होगी. ठीक है. A rule is a specific statement that inform what is to be done and what is not to be done. They do not allow for any flexibility or discretion. कोई flexibility discretion इसमें नहीं होता. उसके बाद name the type of plan which includes the entire gamut of activities as well as the organizational policies. वो type of plan बताओ जिसमें सब कुछ आता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम. प्रोग्राम सबको कवर करके चलता है. ठीक है. डिफाइन प्लानिंग प्रेमिसेस. प्लानिंग प्रेमिसेस किसको बोलते हैं? assumptions. जब भी आप फ्यूचर के लिए assumptions बनाते हो तो उसी को हम प्लानिंग प्रेमिसेस बोलते हैं. प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस. डू यू अग्री? क्या प्लानिंग हमेशा ही सक्सेस की तरफ लेके जाता है? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस. सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, इनफैक्ट इन अ प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान जिसमें आपको पहले सक्सेस मिली है उसमें भी कोई गारंटी नहीं है. प्लानिंग नेवर गारंटीज सक्सेस. No, because planning might fail due to sudden change in social, economic and technological environment. Environment की वजह से planning fail हो सकता है. Managers have a tendency to rely on previous tested plans, but that is not always true. That a plan which has worked successfully in the past will also bring success in future. बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख के आना है. स्क्रीनशॉट लो इसका. Very nicely written. Question number 19. Dreams can be turned into reality only when managers thinks in advance. What to do, how to do. Name the function of management indicated. कौन सा फंक्शन है जिसमें what to do, how to do पहले से होता है? प्लानिंग. ठीक है जी. Give the meaning of objectives and budgets. ऑब्जेक्टिव और बजट का मतलब बताना है. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका टारगेट, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव है. बजट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप अपने टारगेट्स लिखते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में. अब वो सेल्स बजट हो सकता है, वो रेवेन्यू बजट हो सकता है, कई प्रकार के बजट्स हो सकते हैं. ठीक है जी.
बजट आ गया। गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। पॉलिसी क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जनरल गाइडलाइन, हम उसको पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कि सर हमने बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा बैड डेट्स हो रहे थे, तो बैड डेट से बचने के लिए हमने क्या करा, कैश ही रख दिया, सिर्फ उधार देना ही बंद कर दिया, तो नो क्रेडिट पॉलिसी, राइट। जब क्रेडिट होगा ही नहीं तो बैड डेट भी नहीं होगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, उधार ना देना, तो वो एक पॉलिसी है। स्ट्रैटेजी कब आता है, जब भी हम कॉम्पिटिटर से लड़ रहे होते हैं कि यार मेरा कॉम्पिटिटर का सेल बढ़ रहा है ना, अब मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं 20% ऑफ कर देता हूं, तो मैंने अपने प्रोडक्ट पे 20% ऑफ कर दिया अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, तो वो डिस्काउंट देना मेरी स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा एक कॉम्पिटिटर की रिस्पेक्ट में होती है और पॉलिसी एक जनरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राज ऑटो लिमिटेड was engaged in manufacturing motorcycles. मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। Its long term objective was to capture the market by increasing sales. Sales बढ़ा के मार्केट कैप्चर करना चाहता है। For this, it analyzed the pricing policy of the competitor. उसने competitor की pricing policy को analyze करा। To achieve this objective, it decides to offer a discount of rupees 3000. 3000 का डिस्काउंट देने का उसने फैसला करा। And free insurance on purchase of every motorcycle. और इंश्योरेंस फ्री करेंगे। This attracted a large number of customer base and sales increased. काफी सेल्स बढ़ गई। सही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग फॉलोड। उसने कौन सा प्लान फॉलो करा, अब देखो यहां पे आ रहा है ना, फॉर दिस इट एनालाइज द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए उसने इंश्योरेंस भी दिया, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए उसने प्लानिंग भी करी, तो कॉम्पिटिटर के सामने उसने अपनी चीजें रखी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। यही बताया मैंने आपको, तो इसका आंसर बनेगा स्ट्रैटेजी। सही है जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, द अबव पैराग्राफ डिस्कसेस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टेप्स वाला काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ये आप खुद करोगे, इसका आराम से पढ़ो वीडियो पॉज करके और इसको खुद करो। ठीक है जी, आंसर नीचे लिखा ही हुआ है। पूरा का पूरा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड अबव। इसके अंदर कोई दो टाइप ऑफ प्लान्स हैं। सर टोटल टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं कितने, ये तो बता दो, एक बार रिवाइज तो करा दो। बोल दो आपने पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ। जो टोटल टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं वो हैं PPP, रोम्बस। मैंने आपको बताया ना, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट और स्ट्रैटेजी, ये सारे होते हैं। अब इस पैराग्राफ में कोई दो प्लान्स होंगे, वो हमें ढूंढने हैं, आओ ढूंढते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। माता ऑटो लिमिटेड, अब ये जो भी है मुझे तो माता ही याद आ जाती है। माता ऑटो लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स बनाते हैं। देयर सेल्स वर रुपीज 200 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल 200 करोड़ का धंधा कराया इन्होंने। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% ड्यूरिंग द करंट ईयर। लो जी, कंपनी ने क्या डिसाइड करा, सेल बढ़ाएंगे 20% से ड्यूरिंग द करंट ईयर, आने वाले साल में, इस साल में 20% सेल बढ़ाएंगे, ये इनका टारगेट है। टारगेट है तो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लान्स। ओके चलो, इट कंडक्टेड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट फॉर द सेम। Through internal audit, they analyze the strength and weakness of the business across all the departments. External audit focused on opportunities and the threats in the constantly changing business environment. Thus, a comprehensive plan was prepared टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट। लो जी, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्लान बनाया गया। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर देख लिए गए होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स, सबके बारे में ध्यान दिया गया होगा और एक प्लान बनाया होगा, और सभी रिसोर्सेज भी एलोकेट करे गए उसको पूरा करने के लिए। The company directed its offices throughout the country to follow the plan. सभी ऑफिसेस को बोला गया कि अपने इस प्लान को फॉलो करना है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाया जाता है एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, एक यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी दिख रहा है। The company's commitment to develop effective plans to achieve a consistent increase in sales has ensured its continual growth. ग्रोथ लगातार होती जा रही है। दो टाइप ऑफ प्लान बताओ, दो ही दिखाई दिए हमें, एक तो दिखाई दिया ऑब्जेक्टिव, दूसरा में दिखाई दिया स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, एक स्ट्रैटेजी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बताने हैं यहाँ पे। स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ है, मेगा लिमिटेड होल्ड्स
an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulates plan for the next year by analyzing and predicting the future. ठीक है, as they are responsible for providing direction to the organization, planning provides direction, feature मिल रहा है, planning provides direction, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out viability of the plan. Preliminary investigations पहले सब चेक करा जाता है कि सही से प्लान बन रहा है या नहीं बन रहा है. Since it is an intellectual activity, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का क्या मतलब हो गया? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट? फीचर और मिल रहे हैं. रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, इट इज मेनली डन बाय टॉप मैनेजमेंट. कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है. अब देखो ये एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग अगर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है तो ये बेसिकली क्रिएटिविटी कम कर देता है. प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी नीचे वाले मैनेजमेंट का. आगे क्या है हमारे पास? Usually rest of the members just implement the plans. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan nor they are permitted to act on their own. Top management ensures that expenses incurred or formulating the plan justify the benefits derived from them. ठीक है? The top management ensure that expenses incurred in formulating the plan justify the benefits derived from them. State any two limitations. एक तो यार खर्चे की भी बात हो रही है. एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान, तो प्लानिंग खर्चा भी लेता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. तो ये हमारे पास दो पॉइंटर्स आ गए जो लिमिटेशंस में लिखेंगे और दो फीचर्स आ गए. तो हम लोग दो लिमिटेशन कौन कौन से लिख सकते हैं? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और फीचर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. ठीक है जी, परफेक्ट है. अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व. कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है इसको देख के, और एनिमरेट द नेक्स्ट टू स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, देखते हैं. Rahul decided to start a desert cooler manufacturing business. He sets the target of earning 20% profit on sales. 20% कमाना चाहता है profit sales पे. Setting objectives, planning से दिखाई दे रहा है मुझे. He was very much concerned about the future prospects of the business which were uncertain. हर business के prospects uncertain ही होते. आगे क्या लिखा है जी? आओ चेक करके चलते हैं. For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall-mounted coolers are increasing day by day. Coolers की demand काफी बढ़ रही है. He used this information as the base for future planning. उसने इसको as a base, बहुत सारे assumptions लिए उसने और इसको as a base use करा. On the basis of the gathered information, he called a meeting. Meeting को बुलाया to find a new methods, नए ताकि वो methods ढूंढ पाए. कौन सा function of management है? Planning है. Enumerate the next two steps which have been followed by Rahul. इसके बाद कौन से दो स्टेप्स हैं जो राहुल को फॉलो करने होंगे या फॉलो करे गए होंगे? तो यार सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस हो गया ये. तो अब नेक्स्ट तो दो ही बचते हैं. आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बाद तो फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन. वो उसके बाद क्या आएंगे, बट दो बताने हैं तो हम बता देंगे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स और इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स. नेक्स्ट क्या आ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 27. फिर से क्वेश्चन में लिखा है यही कि टू स्टेप्स ऑफ प्लानिंग विच हैव टू बी फॉलोड. दो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ढूंढने. स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके पढ़ो, ये आप लोग ही करोगे. डन. ओ, इसी के साथ हमारा प्लानिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं समाप्त. इसको मैं ऊपर कर देता हूं सो दैट आप आंसर्स भी मिला पाओ. ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाता है. इसी के साथ प्लानिंग समाप्त हो जाता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और चीजों को आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कोऑर्डिनेट द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशेस प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स. देखो तीन चीज़ों को इकट्ठा करना है. क्या क्या? फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि आपके जो मशीनरीज हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं. फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे की बात कर रहा है. ह्यूमन रिसोर्सेज पैसे की बात कर रहा है. और इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाना किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग का काम है. ऑर्गेनाइजिंग ही तो ये सब करता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इसका आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सबसे पहले देख लेते हैं. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपर्ली. ठीक है जी,
इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक स्टेप है जो प्रॉपरली फॉलो नहीं करा गया है, वो ढूंढना है। उसके लिए पूरा केस पढ़ना पड़ेगा, है क्या। रामदास, देखो जब भी नेम वाले केस स्टडीज हो ना तो नाम को बॉक्स में डाल लिया करो, क्योंकि मल्टीपल नेम्स होते हैं तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। रामदास 49 इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी, ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। रामदास कौन है जी? सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है। इसकी पोस्ट याद रखने के लिए ऐसे मार्किंग कर लिया करो ताकि गलती ना हो। सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है अपनी डिवीजन में। ही इज इवन सीनियर टू द डिवीजन मैनेजर। डिवीजन मैनेजर जो है कानापुती, डिवीजन मैनेजर है कानापुती, उससे भी सीनियर है, यानी रामदास सबसे सीनियर है, इसके नीचे डिवीजन मैनेजर आता है। रामदास इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटीज ही जनरली रिसीव द वर्क असाइनमेंट्स ऑफ हिज चॉइस। अपनी इच्छा के ही वो असाइनमेंट्स लेता है। Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. वो उनको routine की तरह से treat करता है। A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjun, age 33 was appointed. लो जी, समस्या कहाँ पे आ गई? अब एक नया एम्प्लॉय आया है, नागार्जुन, was appointed by कानापुती। डिवीजन मैनेजर ने एक नए बंदे को अपॉइंट करा है जिसका नाम है नागार्जुन। Nagarjun's previous 3 years experience in the closely related work made it possible for him to catch on to the routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee. नागार्जुन काफी पिछले 3 साल से इसी सेक्टर में था तो उसके लिए आसान था चीजें जल्दी से पकड़ना। On several occasions, कानापुती noticed the tension developing between the two employees. इसने नोटिस करा कि रामदास के बीच में और नागार्जुन के बीच में थोड़ी सी टेंशन डेवलप हो रही है। ऑल राइट, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? However, he didn't wanted to get involved in their personal issues. वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था as long as the work was completed. ठीक है। One day the tension between them reached the boiling point, काफी ज्यादा हो गया, and Ramdas complained to Kanaputi stating that his duties were being largely taken over by Nagarjun. इसने बोला कि मेरी बहुत सारी ड्यूटीज इसने ले ली है जो कि सही नहीं है। Kanaputi issued the order. अब देखो इसने करेक्टिव क्या करा? He issued the order stating the clear allocation of jobs. उसने clear allocation करा अब jobs का, clear allocation of the jobs and related duties between the two. ठीक है। He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report to whom. लो जी, reporting relationships भी develop कर दी। This helps in reducing the workload. workload कम हुआ, productivity बढ़ी और ambiguity रिमूव हो गई, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा था आइडेंटिफाई करो और बताओ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है जो सही से फॉलो नहीं करा गया था? तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क की तो बात ही नहीं है। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी पहले हो चुका है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं हुई। ड्यूटीज अगर ठीक से एलोकेट करी गई होती तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता ही ना। तो जो नहीं ठीक से फॉलो करा गया वो ये है। क्या इसको अब सही करने की जरूरत है? जी हाँ। चलो कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो क्योंकि ये सब हट जाएगा फिर मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। तो आइडेंटिफाई, स्टेट द स्टेप विच हैज नॉट बीन प्रॉपरली फॉलोड, ये हम कर चुके हैं। स्टेट द 2 स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय कानापुती टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन। कंप्लेन के बाद उसने क्या करा? अगले 2 चीजें फॉलो करी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। उसने रिपोर्ट कौन किसको करने वाला है ये भी क्लैरिफाई कर दिया ना। ये 2 काम उसने करे हैं। ऑल्सो स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस। इस पूरे केस में कौन से 2 स्टेप्स या 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं जो आपको दिखाई दिए? 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस यही दिखाई दिए कि एक तो स्पेशलाइजेशन होता है जब अच्छे से डिवाइडेड हो, दूसरा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स काफी क्लियरली डिफाइन करनी जरूरी होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो क्या आएगा यहाँ पे? एक तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्लैरिफाई करना जरूरी होता है। स्पेशलाइजेशन 2 आप लिख सकते थे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई भी 2 आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? While doing so, Ramit has performed a step in the process in the one of the functions of management. Identify the step. लो जी, स्टेप ढूंढो। और वो ये भी नहीं बता रहा कि कौन से फंक्शन के अंदर का स्टेप है। Zamoon Limited is manufacturer of electronic goods based in Pune. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं। On one hand, it deals in items like books, music, वीडियो टेप्स, इन तरीकों की चीज़ों में डील करते हैं। On the other hand, it deals in laptops, मोबाइल फोन्स। अच्छा, किताबों वगैरह में भी डील करते हैं, लैपटॉप मोबाइल फोन्स में भी डील करते हैं, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है।
द कंपनी हैड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अरे मल्टी प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। चलो फिर भी देखते हैं। With separate heads for production, marketing and finance. All the functional heads were looking after the products, but at times their activities overlapped. कई बार activities overlap हो जाती हैं, होनी थी, structure ही गलत है। This led to problems related to coordination and interdepartmental conflicts. To facilitate specialization, the CEO of the company decided to group द बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वीडियो टेप्स अंडर मीडिया। अब ग्रुपिंग कर दी, देखो ग्रुपिंग का मतलब अब प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बना दिए। किताबों को, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को, वीडियो टेप्स को मीडिया एंड मीडिया में कर दिया, लैपटॉप्स मोबाइल को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर दिया। इसने दो डिपार्टमेंट्स बना दिया, प्रोडक्ट सीधा नहीं छोड़ा हुआ, डिपार्टमेंट्स बना दिए। एक डिपार्टमेंट का नाम रखा मीडिया और दूसरे का नाम क्या रखा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। वाइल डूइंग सो रमित हैज परफॉर्म्ड अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस। डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है। ऑर्गेनाइजिंग में 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो डिविजनल, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है तो फंक्शनल, उसमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा बेटर आता है, तो फंक्शनल इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यूमको लिमिटेड एंड स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताओ उन्होंने कौन सा अडॉप्ट करा है। 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, कौन कौन से 2, फंक्शनल और डिविजनल। उसके आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज लिखने हैं वो खुद लिख देना, पहले हम ढूंढते हैं क्या है। आराधना एंड गंधर्व, लो जी नाम है, मैं फिर से बॉक्स में करता हूं। आराधना एंड गंधर्व आर हेड्स ऑफ 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूमको लिमिटेड। ठीक है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं ये। दे आर एफिशिएंट मैनेजर्स एंड आर एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। हाउएवर their drive to excel in own sphere of activity instead of giving emphasis on objectives of the enterprise has hindered the interaction. इसका मतलब their drive to excel in their own sphere, वो अपना काम ज्यादा आगे रखते हैं instead of giving importance to objectives of the enterprise. अब अगर ये प्रिंसिपल का क्वेश्चन होता तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे। देखो क्यों, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को बाद में रख रहे हैं। तो प्रिंसिपल का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आराधना एंड गंधर्व आर हेडिंग ऑफन देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनमें आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एंड दे हैव बिकम इनकम्पैटिबल। This has proved to be harmful in the fulfillment of the organizational objective. Situation has deteriorated to such an extent that CEO has hired a consultant, Rashmi एक consultant को बुलाया गया to resolve the problems. After studying the situation, Rashmi found that problem as arising due to inflexibility, एक तो inflexibility है और काफी narrow perspective है दोनों आराधना और गंधर्व के ऊपर, यानी दोनों ही बहुत सही तरीके से नहीं सोचते, बहुत छोटी सोच रखते हैं और इनफ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों खुद को बदलना ही नहीं चाहते। शी इज ऑफ द व्यू दैट दिस सिचुएशन इज रिजल्ट ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूमको लिमिटेड हैज अडॉप्टेड। ये सब क्यों हुआ है, ये सिर्फ उनके स्ट्रक्चर सिलेक्शन की वजह से हुआ है, जो उन्होंने गलत स्ट्रक्चर सेलेक्ट करा हुआ है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यूमको लिमिटेड ने अडॉप्ट करा होगा। अब देखो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी तो कहीं नहीं दिख रही, बस ये लिखा हुआ है कि दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो कहीं पे प्रोडक्ट्स की बात नहीं हुई, किसी ऐसी चीज की बात नहीं हुई, तो हम बोलेंगे भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर ही होगा। फंक्शनल में ही इनफ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ये इसके डीमेरिट्स में भी आता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। आपको फिर उसके 3 एडवांटेजेस बताने हैं कि 3 एडवांटेज क्या होंगे, कोई भी 3 आप लिख सकते हो जो आपने बुक्स में पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, हिमालय लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैन्युफैक्चर 500 वॉशिंग मशीन्स इन अ डे। 500 मशीन्स बनाना चाहते हैं। देयर इज एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन किस में आता है, हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है। देयर इज एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये हो चुका है। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, बिल्कुल सही है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऊपर जिसकी बात हो रही है, फंक्शनल, ओके। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 करोड़। रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इन अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन भोपाल।
Companies manufacturing fast moving consumer goods, FMCG. Which type of organization structure would suit the requirement of the company? Fast moving consumer goods बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको कौन सा सूट करेगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अगर हैं तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं इनके पास। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो इनको क्या सूट करने वाला है, फंक्शनल तो नहीं करेगा, तो इनके लिए क्या काम करेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आंसर बनेगा डिविजनल। नेक्स्ट क्या आ रहा है, किरण इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ। डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एज अ प्रोजेक्ट वाज इंपॉर्टेंट, मेनी ऑल्टरनेटिव्स वर जनरेटेड। काफी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा इस पर्पज के लिए। एंड वर थॉरली डिस्कस्ड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस भी करेगा। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट भी करेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी हो गया। प्लानिंग का क्वेश्चन आया तो प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है। सुखविंदर, द MD of the company, decided they should add home interiors and furnishings as new line of the business. अब एक नया प्रोडक्ट लाइन आ गया है, होम इंटीरियर्स, होम फर्निशिंग, ये सब आ गया है एज अ न्यू लाइन। नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट टू इनेबल इट टू कॉप विद द एमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सा फ्रेमवर्क उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जब भी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हो, तो कौन सा फ्रेमवर्क लेना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर लेना चाहिए। तो आंसर बनेगा डिविजनल स्ट्रक्चर। दो लिमिटेशंस बताने हैं इसके, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकती है, फाइनेंस की कमी पड़ सकती है, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया। कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, आओ देखते हैं कौन सी है। शान स्पाइसेस आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पीशीज। जैसे राजमा मसाला बनाते हैं, छोले मसाला बनाते हैं, आलू पराठा मसाला बनाते हैं। मिस्टर राघव, द ओनर ऑफ द कंपनी, हैज क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे डिपार्टमेंट्स है तो स्ट्रक्चर तो इनका फंक्शनल है। जब भी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, राइट। आगे क्या है, देयर आर 30 एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। 30 एम्प्लॉइज हैं। Planning is of paramount importance to the company as Mr. Raghav believes that effective planning leads to achievement of the goals. Planning पे वो बहुत ध्यान देते हैं. So in order to make employees focus on objectives, he issued instructions that during working hours only official matters will be discussed. अब आया देखो यहाँ से हमारे काम का चीज। क्या बोला राघव जी ने? राघव जी ने बोला कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जा सकते हैं, ओनली ऑफिशियल मैटर्स। ही मेड सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स बनाए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया एम्प्लॉइज के लिए टू फॉलो। अकॉर्डिंग टू विच एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड टू विजिट एंड टॉक टू एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। लो जी, कुछ रूल्स बनाए जिसमें एम्प्लॉइज ना विजिट कर सकते, ना बात कर सकते अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, ही एम्फेसाइज्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस व्हिच रिजल्ट्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चलने लगा, तो इतने सारे रूल्स बनाए, प्रॉपर चेन बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के लिए, कम्युनिकेशन का फ्लो डिसाइड कर दिया। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है, फॉर्मल है, ये साफ साफ पता चल रहा है फॉर्मल है। आइडेंटिफाई स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड, फॉर्मल है। एक फीचर बताओ इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इसका एक फीचर बता देंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज एंड रेस्ट्रिक्ट देयर पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या पर्पस होगा, पर्पस यही होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, उसके अलावा र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं। तो ये बेसिक पर्पस रहता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चीजें ही डिस्कस करी जाएं। तीसरा, इंफॉर्मेशन कहाँ से चली है उसका सोर्स पकड़ना आसान होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो आंसर में हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस, अवॉइडेंस ऑफ एमरजेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच में ऑब्स्ट्रक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ द गोल्स। इसमें लिख देंगे गोल्स को अचीव होने में दिक्कत होती है अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, AVM लिमिटेड सेटअप इट्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। फैक्ट्री लगाई है जी हिमाचल प्रदेश में, वेयर सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है और लेबर भी सस्ती मिलती है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो पहले। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसमें अब हमें एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, यानी वो या फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। आओ देखें। AVM Limited was able to produce its products at low cost, thereby generating enough profit. सस्ते में बनाते हैं तो पैसा खूब कमाते हैं। In the first year, it was because of the fact that limits of authority and responsibility of the employees were clearly defined. लो जी, authorities और responsibilities clearly defined थी। उसके बाद the activities of various departments were coordinated and integrated. हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज coordinated और integrated थी properly.
The production manager of the company also came to know about availability of raw material at cheaper rates from a vendor. प्रोडक्शन मैनेजर को ये पता चला कि रॉ मटेरियल कहाँ से सस्ता मिल रहा है. For this, he wrote a letter to the MD of the company for getting sanction. MD को मैसेज करा कि यार यहाँ से लेना है मुझे रॉ मटेरियल, बट बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिलेज. अब देखो प्रोसीजरल डिले किस में होता है? प्रोसीजरल डिले होता है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे चेन से कम्युनिकेशन चल रही होती है कि सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, फिर ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा. तो यहां पे डिले होता है. इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये फॉर्मल है, और फॉर्मल में ही ये प्रोसीजरल डिलेज होते हैं. ओके, और ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो पाया, दिक्कत होगी ना, गोल अचीव ही नहीं हुआ. तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड टू प्रोसीजरल डिलेज एंड बिकॉज ऑफ विच द कंपनी कुड नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल. तो कौन सा है? फॉर्मल है. स्टेट एनी अबव केस 3 ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. क्या क्वेश्चन है ये? एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा. इसको हम बोलते हैं, इसे हटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम द अबव केस स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस. लो जी, अब क्वेश्चन बना. फ्रॉम द अबव केस स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड. यहाँ पे आपने जो आइडेंटिफाई करा है, फॉर्मल आइडेंटिफाई करा है, उसके कोई 3 एडवांटेजेस बताने हैं अदर देन दोज डिस्कस इन द अबव केस, जो ऊपर ना आए हों. तो फॉर्मल के ज्यादा एडवांटेजेस तो आए नहीं ना, ऊपर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं आए. मैक्सिमम एडवांटेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो क्या लिख दोगे आप बोलोगे भैया इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड बनता है. इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये सब आप यहाँ पे लिख के आ जाओगे. अगला सवाल क्या है जी? बिल्कुल सेम है, अगला भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है. ये आप खुद करोगे, पढ़ो जरा. इसके अंदर भी यही आ रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं. ये आप खुद करोगे. इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके खुद से करना शुरू करो. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं जी. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रोग्रेस लिमिटेड इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मशीनरी नहीं ला पा रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, एज दे आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द इनफॉर्मल ग्रुप्स हु आर प्रेशराइजिंग द मेंबर्स टू वर्क अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. अच्छा जी, कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स बन गए हैं और वो इनफॉर्मल ग्रुप्स प्रेशराइज कर रहे हैं सभी मेंबर्स को कि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. ओके, एज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंपनी, would you advise the management of the company to confront them or give them some other suggestions to deal with the informal groups? तो अगर आप कंपनी का एक पार्ट हो, कंपनी के आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से उनसे डील करा जाए, क्या करा जाए? तो यहाँ पे आपको एक ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो आंसर आप लिख के आ सकते हो कि किस तरीके से आप क्या रेकमेंड करोगे कंपनी को कि किस तरीके से इन इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ डील करा जाए. तो देखो क्या लिखा है हमने. It would be in the best interest of the organization if the existence of such group is recognized and the roles that their members play are identified. सबसे पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाए कि ये ग्रुप्स बने कौन से हैं और ये क्या करते हैं. दूसरा, the knowledge of such groups can be used to gather their support. उनका सपोर्ट लो and consequently lead to improved organizational performance. उनको सही डायरेक्शन दिखा के, उनका सपोर्ट लेके, उनके रिसोर्सेज को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरफ लेके जाया जा सके. सच ग्रुप्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल्स. इन ग्रुप्स की मदद से आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हो, फीडबैक भी ले सकते हो. इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग देम, द मैनेजमेंट शुड टेक स्किलफुली एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द वर्क कंटिन्यू स्मूथली. दोनों का एडवांटेज लेना चाहिए तरीके से, एडवांटेज फॉर्मल का भी और इनफॉर्मल का भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या आ रहा है? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा गया है समीर गुप्ता के द्वारा? चेक करते हैं क्या है जी केस स्टडी में. समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनीरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज. 15 एम्प्लॉइज के साथ कंपनी बनाई ताकि मोबाइल फोन्स बना पाए. द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स. कंपनी ने अच्छा करा. As the product was good and the market well,
प्रोडक्ट अच्छा था और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हुई थी, द डिमांड वेंट अप, डिमांड बढ़ी। टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉइज, नए एम्प्लॉइज को लाने की सोची गई। समीर गुप्ता, हु वाज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस, हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। अब समीर गुप्ता क्या चाहते थे कि वो सेलेक्टिवली डिस्पर्स करें, यानी जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। सेलेक्टिव डिस्पर्स अथॉरिटी, ही बिलीव दैट सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, उनको लगा सबॉर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड रिसोर्सफुल भी है, एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वॉज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा पाई, बट ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट रेंज, और अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़िया तरीके से एक्सपेंड कर पाई। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय मिस्टर समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टेयर। अब देखो, जब भी ये डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी होता है ना, जब भी पावर्स आगे ट्रांसफर करी जाती है अपने एम्प्लॉइज को, अगर सिर्फ एक ही सबॉर्डिनेट को दी जाए, यानी सुपीरियर सबॉर्डिनेट को दे रहा है बस, उसको तो हम बोलते हैं डेलीगेशन। लेकिन अगर सेलेक्टिवली मल्टीपल एम्प्लॉइज को ड्यूटीज ट्रांसफर करी जाए, पावर्स दी जाए, उनको डिसीजन मेकिंग का राइट दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो समीर गुप्ता जी ने यहाँ पे क्या करा है? डिसेंट्रलाइजेशन करा है। एंड 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं, तो आप 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बता सकते हो, कोई भी 3 आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अमन चड्डा स्टार्टेड बुल्सआई, अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू द बिजनेस। एक कंपनी बनाई है अमन चड्डा जी ने, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, यही हैकिंग वैकिंग वायरस वगैरह के सॉल्यूशंस देने के लिए कंपनी बनाई है। इन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, its objective it's to prevent, detect and respond to cyber attack, cyber attack से बचना है, and protect critical data, data बचाना चाहते हैं ये mainly। he was hard working software engineer, अमन चड्डा जी काफी hard working software engineer हैं and एक expert भी हैं। his reputation grew by leaps and bounds, reputation काफी develop हुई, as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty, ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना काम करा है पूरी लाइफ। the business started growing, business grow करने लगा। He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. Ministry of Defense ने इनको एक बड़ा project दिया। While working on the project, he found that the volume of work made it impractical to handle all the work by himself. लो जी, यहाँ burden आ गया। अब impractical हो गया उनके लिए अकेले सारा काम संभालना। He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with the Government Engineering College. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new projects. अब campus placement में 2 लोगों को उन्होंने अपॉइंट करा, एक है ईशान, एक है वृंदा, कि ताकि वो मदद करवा पाए मिस्टर अमन की। अब हुआ क्या है? He found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. उसको लगा ये 2 लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अमन चड्डा was able to focus on objectives and with the help of Ishan and Vrinda, प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड। अमन चड्डा ने काम उनको दिया और मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने लगा और काम टाइम पे पूरा हो गया। Not only this, Aman Chadda was able to extend his area. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop and exercise initiative. अमन चड्डा जी अपना काम बढ़ा पाए और ईशान और वृंदा को भी डेवलप होने का मौका मिला, लीड करने का मौका मिला, ग्रो करने का मौका मिला। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अमन चड्डा ने यूज करा? अब देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को पावर डिस्पर्स करा गया था सेलेक्टिवली, तो वहां तो आया था डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ अमन चड्डा एक ही इंसान है और वो बस ईशान और वृंदा, ईशान एंड वृंदा ना, कौन कौन थे, कहाँ गया? हाँ, ईशान एंड वृंदा, यस, उनको ही अपॉर्चुनिटीज दी गई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेलीगेशन। क्लियर है जी? तो क्या लिखा है? आंसर आता है डेलीगेशन। इसका इंपॉर्टेंस लिखना है, कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखा है द मैनेजर ऑफ सुधा इंडस्ट्रीज इज ओवरबर्डन, मैनेजर ओवरबर्डन है रूटीन वर्क के साथ एंड इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर इश्यूज पे फोकस नहीं कर पा रहा। To overcome this problem, he entrusted some of his responsibility and authority to immediate subordinate. Immediate subordinate को काम देना, powers देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? Delegation. Delegation इसका आंसर बनेगा। Question number 16. Suggest how the organization can overcome the problem. कोई problem है, चेक करते हैं। A company is manufacturing washing machines बनाते हैं। There is a well-defined system of jobs with a clear and definite authority. पूरा well-defined system है, क्लियर डेफिनेट अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट। ओहो, लोगों को इंटरैक्शन अलाउड नहीं है, यानी लोग बातचीत नहीं कर सकते आपस में। प्रॉब्लम यही आ रही होगी बस। इंटरैक्ट बियॉन्ड द ऑफिशियली डिजाइंड रोल्स।
As a result, the company is not able to adapt to changing environment. बिल्कुल सही है. The workforce is also not motivated due to lack of social interaction. Workforce भी motivated नहीं है क्योंकि उन्हें आपस में बात करने को ही नहीं मिलता, कुछ पता ही नहीं चलता. Company is facing problems of procedural delay. काफी डिले हो रहा है काम में एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट, और जो टैलेंट है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए. क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम आ रहा है कि कम्युनिकेशन की कमी है. इन्होंने बहुत ज्यादा फॉर्मल कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को. सही कैसे करा जाए? इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल बनाना पड़ेगा. थोड़े से इनफॉर्मल चैनल्स अलाउ करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन का फ्लो थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी. तो हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. 2 बेनिफिट्स बताओ जिससे होंगे. कम्युनिकेशन अच्छे से स्प्रेड होगा और सोशल नीड्स पूरी होंगी एम्प्लॉइज की. क्वेश्चन नंबर 17. अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली. दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में है. ट्रक वो चेन्नई में बनाते हैं. कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स. काफी तरीके के ट्रक्स बनाते हैं. इट्स मार्केटिंग डिवीजन इज लोकेटेड इन नोएडा. मार्केटिंग डिवीजन नोएडा में है. Suggest a suitable organization structure for this company. Giving reasons in support of your answer. Also explain any 5 advantages of the structure of organizing. ठीक है, स्ट्रक्चर बताना है इनको. देखो ट्रक बनाते हैं, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी तो है नहीं, तो इनको फंक्शनल स्ट्रक्चर ही सूट करेगा, डिविजनल की कोई जरूरत नहीं है. तो आंसर होगा फंक्शनल. उसके कोई भी 5 एडवांटेज लिखने हैं वो आप लिख सकते हो. ठीक है. द कंपनी शुड अडॉप्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंस इट्स मैन्युफैक्चर्स ट्रक्स ओनली, सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है. कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में है, मार्केटिंग यहाँ पे है. दिस मीन्स साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, काफी बड़ा है, तो उनके लिए फंक्शनल ही बेस्ट रहने वाला है. उसके फिर एडवांटेजेस लिख देना. ठीक है. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय कविता घाई विच हेल्प्ड हर टू ओपन द न्यू ब्रांचेस ऑफ द रेस्टोरेंट. नई ब्रांच खोलने में कौन से कॉन्सेप्ट ने इसकी मदद करी है? काफी पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके देखो और ये आप खुद करोगे. ओके, ये मैंने ऊपर भी करा दिए हैं. चलो जी, आंसर का स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कहीं फिर कहो. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19. एलियांस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स. प्लास्टिक बकेट्स बनाती है कंपनी. ऑब्जेक्टिव इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स अ डे. 100 बकेट्स रोज बनानी है. To achieve this, the efforts of all departments are coordinated. सभी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करा गया है एंड इंटरलिंक्ड, आपस में जोड़ा गया है. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बनाई गई है. पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लिख दिया. Established among various job positions. This is there is a clarity on who is to report to whom. क्या बचा है अब सवाल में? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हाई द नीड इज फेल्ट फॉर हैविंग अ फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed to accomplish desired goals. Name this framework also. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. फ्रेमवर्क जहां भी आ जाए ना तो स्ट्रक्चर की बात हो जाती है कि कब इसकी जरूरत पड़ती है. देखो क्या लिखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed. Need for this structure is felt when enterprise grows in size. जब भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है. This is so because an organization grows, as an organization grows, coordination becomes difficult. Coordination मुश्किल हो जाता है due to emergence of new functions or increase in the number of products. Question number 11. Question number 21. I'm so sorry. रात का टाइम हो रहा है तो माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है. भैया आराम से करो काम, कोई चक्कर नहीं है. देखो जी, रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन. यस, आई नीड कॉफी. रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 स्टेट्स. 7 स्टेट्स में ऑपरेट करता है. थ्रू इट्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शानदार है इनका. इट हैज ग्रोन डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर के होने के बावजूद, क्योंकि स्ट्रक्चर शानदार था, इसमें ग्रोथ देखने को मिली है. कंपनी हैज अ परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक परचेज है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स. काफी सारे डिपार्टमेंट्स है इसके पास. परचेज, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स. ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. This structure has facilitated operational efficiency as employees become specialists with their own realm of expertise. They could be imparted specialized training. काफी ट्रेनिंग भी मिलती है एम्प्लॉइज को. As the focus was on limited range of skills. Identify the structure of कॉफी कॉर्पोरेशन. कौन सा स्ट्रक्चर है इनका? इनका स्ट्रक्चर है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है. ऑल्सो स्टेट 3 एडवांटेजेस. भैया एडवांटेजेस 3 लिखने हैं. लो जी,
3 एडवांटेज आप यहाँ पे बता दोगे। सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्टेट द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, पूरा प्रोसेस लिख देना, IDAE, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। एक्सप्लेन द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंशिएट करना है ओरिजिन, अथॉरिटी और लीडरशिप के बेसिस पे। सबसे पहले लीडरशिप की बात कर लेते हैं। फॉर्मल में मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं और इनफॉर्मल में ज़रूरी नहीं है कि लीडर ही मैनेजर हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर कोई और भी हो सकता है, लीडर कोई और भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे लीडरशिप में, मैनेजर्स आर द लीडर्स। इसमें लीडर्स मे और मे नॉट बी द मैनेजर्स, राइट। देन अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल में जो है वो अथॉरिटी कैसी, यानी पावर कहाँ से आती है, पोजीशन से आती है। लिख मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, अथॉरिटी अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। और यहाँ पे अथॉरिटी कहाँ से आती है, क्वालिटीज से आती है। भाई ग्रुप में कौन लीड करेगा वो तो क्वालिटी बताएगी ना। ओरिजिन कहाँ से आता है, कंपनी के रूल्स पॉलिसीज से बनता है, ये इसमें से ही निकल के आता है। इट अराइजेज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, राइट। डन। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4-5 अच्छे से समझा होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल से आते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से टॉपिक को तैयार करो। प्लानिंग की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग्स, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खूब मेहनत करो, पेपर बस आने ही वाला है, तो बस फोड़ दो अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।